वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है ग्रेजुएट हब में। हम यहाँ पे यूजीसी नेट, जेआरएफ और यूपीएचएससी या सीएसआईआर नेट जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं आपके, उनसे रिलेटेड एक यूनिट की चर्चा करेंगे। यूनिट 9 जो आपका लोक विकास, पर्यावरण या पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है। तो इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे हम। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आपके हर बार एग्जाम्स में आते रहे हैं, चाहे वो कोई भी मीटिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। आज की हमारी जो क्लास है वो मास्टर क्लास है। लोक विकास और पर्यावरण यानी पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, तो तीनों पे ही बात करेंगे। तो नया पैटर्न है, नया सिलेबस है, उसी नया सिलेबस के अकॉर्डिंग तो क्लासेस रहेंगी हमारी, वो बाइलिंगुअल रहेंगी। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही हम मिक्सअप करके आप तक पहुंचाएंगे, तो आपको कोई इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए, बिना कोई समय गवाए हुए हम जो हमारा सिलेबस है पहले से प्री डिफाइंड, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे क्लासेस आरंभ करते हैं। तो आज की जो सबसे पहला है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, जो ये विकास के लक्ष्य हैं, डेवलपमेंट के गोल्स हैं, उनमें अगर हम बात करें तो इन सितंबर 2000 में जो 189 जो कंट्रीज थे गैदर्ड एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स एंड साइंड द हिस्टोरिक मिलेनियम डिक्लेरेशन in which they committed to achieving a set of 8 measurable goals that range from halving extreme poverty and hunger to promoting gender equality and reducing child mortality by the target date of 2015। यानी वो क्या करते हैं, 15 सालों का एक लक्ष्य लेते हैं ना, 15 वर्षों का एक गोल सेट करते हैं, जिसमें वो लैंगिक जो असमानता है ना, उसके लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए या लैंगिक असमानता को कम करने के लिए, बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए, गरीबी और भुखमरी को कम करने के लिए, जो ऐसे कुछ गोल्स हैं जिनकी संख्या कितनी है, 8 है ना। 8 गोल्स सेट करते हैं और इसमें जो 189 कंट्रीज का करते हैं, वो जो संयुक्त राज्य मुख्यालय है, यूनाइटेड किंगडम है ना, वहां पर इसको इस मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं। ये जो है ये हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है ना। इससे रिलेटेड कुछ और चीजें हम बताते हैं। ग्लोबली द नंबर ऑफ डेथ्स of children under 5 years of age fell from 12.7 million in 1990 to 6.3 million in 2013। विश्व स्तर पर 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 1990 में 12.7 मिलियन से गिरकर 2013 में 6.3 मिलियन हो गई थी, है ना। ये आपको याद रखना है। इसमें कई बार ये क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लेते हैं। विकासशील देशों में 5 वर्ष से कम उम्र के वजन वाले बच्चों का जो कुपोषण के अंतर्गत माने जाते हैं, उनकी संख्या 28% से गिर करके 2013 में 17% हो गई। और लास्टली हम इसमें देखेंगे कि फैक्ट क्या है। ग्लोबली न्यू HIV इन्फेक्शन डिक्लाइन बाई 38% बिटवीन 2001 एंड 2013। जो 38% की जो HIV इन्फेक्शन था उसमें भी गिरावट आई, जो एक विश्वव्यापी समस्या हो जा रही है। तो ये सारे गोल्स जो हैं वो इन ऐसी परेशानियों को कम करने के लिए सेट किए गए। एक और हम देख लेते हैं इसमें टॉपिक, अ पोस्टर एट यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स, शोइंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें एमडीजीज है क्या। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को हम क्या कहते हैं, एमडीजी भी कहते हैं। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में अगर पूछ लेता है तो आप उसको देखेंगे। सितंबर 2000 में इसमें 21 लक्ष्यों के साथ 8 लक्ष्य हैं और प्रत्येक लक्ष्य को मापने के लिए स्वास्थ्य संकेतक और आर्थिक संकेतक की एक श्रृंखला है ना। ये इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है या हेल्थ इंडिकेटर जो है, ये इन गोल्स को शो करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे, SDG। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, SD और G। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें देखते हैं क्या होगा। हिस्ट्री अगर हम देखें तो 2030 का एजेंडा है, ये 2030 तक का एक एजेंडा है। डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स इन 2015, है ना। 2015 में सभी संयुक्त राज्यों द्वारा एक अपनाया गया एक लक्ष्य है जो सतत विकास के लिए कहा गया। और इसमें लोगों के और ग्रह के लिए अभी और भविष्य में शांति और समृद्धि, यानी यहाँ पे जो पीस है और प्रॉस्पेरिटी है, हम इन दो फैक्ट को लेकर के चलेंगे, है ना। और इसके लिए एक ब्लूप्रिंट यहाँ पे शेयर किया गया पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। और 17 जो गोल्स हैं, 17 विकास लक्ष्य हैं, सतत विकास लक्ष्य,
जो इसके अंतर्गत आते हैं, और जो हमारे अलग अलग कंट्रीज हैं, है ना, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वे मानते हैं कि गरीबी और अन्य प्रभावों को समाप्त करने के लिए उन रणनीतियों के साथ साथ चलना चाहिए जो स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार करती हैं। यहाँ पे क्या है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो हेल्थ और एजुकेशन ये दो मेन फैक्ट हो जाते हैं। हेल्थ और इम्प्रूव द हेल्थ एंड एजुकेशन जो है ये क्या करेंगे, रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड स्पर इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑल विल वाइल टैकलिंग क्लाइमेट चेंज एंड वर्किंग टू प्रिजर्व अवर ओशियंस। नेक्स्ट हम देखते हैं। जी हाँ, इसमें हम देखेंगे एसडीजीज के आर्थिक और सामाजिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र विभाग सहित अन्य देशों के द्वारा दशकों के काम निर्मित होते हैं। मतलब एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग इसके अंतर्गत होती है, और लॉन्ग टर्म, जी हाँ, लॉन्ग टर्म की इसके अंतर्गत प्लानिंग होती है। जून 1992 की बात करें तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 178 से आर्थिक देशों ने एजेंडा 21 को अपनाया। मानव सुधार, जीवन में सुधार, और इसमें क्या है, मेन फैक्ट क्या हो जाएगा, मानव जीवन में सुधार और पर्यावरण की रक्षा के लिए सतत विकास के वैश्विक साझेदारी बनाने के लिए व्यापक कार्य योजना है। इसमें क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। जो हमारी जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है, उसी में 178 कंट्रीज जो हैं, 178 देश जो हैं, एक कम्प्रहेंसिव प्लान डिसाइड करते हैं, और पार्टनरशिप में उस चीज को इन्वॉल्वमेंट उनका होता है, और एसडीजीज को इम्प्रूव करने के लिए, मानव विकास के लिए एक सतत साझेदारी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, मेंबर स्टेट्स अनैनिमसली adopted the Millennium Declaration at the Millennium Summit in September 2000 at UN headquarters in New York. The summit led to elaboration of 8 Millennium Development Goals (MDGs) to reduce extreme poverty by 2015. ये क्या करते हैं, शिखर सम्मेलन जो 2015 है, अत्यधिक गरीबी को कम करने के लिए 8 जो एमडीजीज हैं उनका विस्तार किया जाता है। तो ये दोनों काम होते हैं, एमडीजीज और एसडीजीज एक दूसरे के जो एक्सटेंडेड वर्जन के रूप में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा, इसमें हम देखेंगे 2002 में जो साउथ अफ्रीका है, सतत विकास लक्ष्य पर शिखर सम्मेलन में अपनाया गया सतत और कार्यान्वयन की योजना पर जोहान्सबर्ग घोषणा होती है, और इसी में गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है। पर्यावरण के लिए वैश्विक समुदाय की प्रतिबद्धताओं की प्रतिपुष्टि की जाती है, और एजेंडा 21 इसके बारे में हम आपका अलग से डिस्कस करेंगे। एजेंडा 21 और मिलेनियम घोषणा पर अधिक शामिल करके एक बहुपक्षीय साझेदारी पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से जोहान्सबर्ग जो कॉन्फ्रेंस है उसमें भी मिल जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे रियो +20 सम्मेलन जो है, जो ब्राजील में जून 2012 में होता है, उसमें मेंबर ऑफ स्टेट्स अडॉप्टेड द आउटकम डॉक्यूमेंट द फ्यूचर वी वांट, है ना, हम क्या कैसा भविष्य चाहते हैं, इस बात पर जोर दिया जाता है, और अन्य बातों के साथ साथ विकसित करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया जाता है, जो एमडीजीज के आधार पर एसडीजीज का एक सेट और सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की स्थापना करता है। यहाँ पे रियो में +20 जो समझौता हुआ था, आउटकम्स ऑल्सो कंटेन्ड अदर मेजर्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मैंडेट्स फॉर फ्यूचर प्रोग्राम ऑफ वर्क इन डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड मोर। इसमें क्या हो जाता है, हम 2-3 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, अन्य सतत विकास को लागू करने के लिए बहुत सारे उपाय शामिल हैं। इसमें विकास वित्त पोषण होगा, छोटे छोटे द्वीप और विकासशील राज्यों और अधिक देशों में उज्जवल भविष्य के लिए जनादेश को शामिल किया जाएगा। मतलब छोटे छोटे प्लान, छोटे छोटे गोल्स जो हैं हर एक कंट्री के अपने अपने हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे जो इम्प्रूवमेंट है उनके लिए वो मदद करते हैं। 2013 में महासभा एसडीजीज के लिए एक प्रस्ताव लाती है, जिसमें एक 30 सदस्यीय ओपन वर्किंग ग्रुप की स्थापना होती है। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं, जो ओपन वर्किंग ग्रुप को के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। हम फिर 2015 की बात करेंगे। फिर से एक महासभा जो है वो 2015 के बाद एजेंडे पर बातचीत की प्रक्रिया शुरू करती है, और 2015 सितंबर में सतत विकास लक्ष्य जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, उसमें 17
जो समझौते हैं उनको अपनाया जाता है। हम उनके बारे में देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्या है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, यानी भुखमरी जो है बिल्कुल समाप्त कर देनी है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल गुणवत्ता की शिक्षा दी जानी है, जेंडर इक्वालिटी, बिल्कुल यहाँ पे लैंगिक समानता की बात होनी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, है ना, साफ पानी और स्वच्छता की बात की जाएगी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की ये बात की जाएगी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास पे भी काम होगा, औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर भी काम होगा, रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानताएं जो हैं उनको कम किया जाएगा, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, है ना, सतत शहर और समुदाय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट वन क्या है, 12 नंबर 17 में से, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और एंड प्रोडक्शन, ये क्या है, जिम्मेदार खपत और उत्पादन पे भी जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई की जाएगी, लाइफ अंडर वाटर, ठीक है, पानी के नीचे भी जीवन को शुद्ध और स्वच्छ रखा जाएगा, लाइफ ऑन लैंड, जमीन पर भी जीवन के बारे में चर्चा की जाएगी, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और ये क्या है, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं की स्थापना होगी। एंड लास्ट वन 17th पॉइंट, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, लक्ष्यों के लिए साझेदारी वाला काम किया जाएगा। क्योंकि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, वो इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या करते हैं, वो वैश्विक साझेदारी की बात करते हैं, है ना। तो वैश्विक साझेदारी में प्रत्येक देश को सामने आना पड़ता है और वो सब अपनी साझेदारी के माध्यम से विश्व में पर्यावरणीय शांति को स्थापित करते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज की, जो लोकल इश्यूज हैं। लोकल इश्यूज में क्या है, हमारे पास द एनवायरमेंटल इशू और प्रॉब्लम ऑकर्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी, क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं हर, है ना, और उनकी क्वालिटी क्या है और कितनी क्वांटिटी में वो अफेक्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग ऑन अर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दीज प्रॉब्लम्स कैन अगर द सी लेवल, 3 स्तरों पे ये जो समस्याएं हैं, जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, वो निकल करके सामने आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज, जो स्थानीय पर्यावरण मुद्दे हैं, उसमें क्या है, वेस्ट डिस्पोजल है, जो अपशिष्ट है उस अपशिष्ट के लिए निपटाना उनको जरूरी है। वाटर स्कैर्सिटी, है ना, पानी की कमी जो है वो समस्या उत्पन्न कर सकती है। मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, बारिश कम होने की वजह से, वो लोकल एक एनवायरमेंटल इशू है। पोल्यूशन, प्रदूषण के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं और सभी के लिए वो एक लोकल इश्यूज के रूप में निकल कर गया। इंडेंजर्ड स्पेसीज, यानी जो रेड डाटा बुक है, जो ऐसे लुप्त प्राय प्रजातियां हैं जो गायब हो रही हैं, वो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज के रूप में, लोकल के रूप में आती है। हम इसमें देखते हैं पोल्यूशन क्या है। हम अगर पोल्यूशन की बात करते हैं तो पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज एन अनडिजायरेबल एडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू वाटर, लैंड और एयर। ये 3 तरीके के होते हैं। एक तो जल प्रदूषण हो गया, लैंड यानी मृदा प्रदूषण हो गया, एंड और एयर, है ना, यानी वायु प्रदूषण, which adversely affect human life, species, living conditions and will deteriorate और रिसोर्सेज। ये क्या करता है, ये मानव जीवन प्रजातियों को रहने की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ना। ये एक मेन फैक्ट हो जाता है जो लोकल एनवायरमेंटल इशू है और हमारे संसाधनों को खराब करता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कई सारे प्रदूषण की मैंने बात करी, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और कौन सा है, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इन सब पे आगे हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे एयर पोल्यूशन। सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते रहे हैं। एयर पोल्यूशन क्या करता है, एयर पोल्यूशन refers to the additions of pollutants into the air that is detrimental to human being and the planet as whole। ये क्या करता है, वायु प्रदूषण जो होता है, क्योंकि क्या होता है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, अगर हमें जीवन जीना है तो हमें एक साफ ऑक्सीजन चाहिए, शुद्ध वायु चाहिए। तो ये क्या करती है, हमारे हेल्थ इश्यूज को कम करती है। लेकिन अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, जो वाहन है हमारे, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की बात करें, हीटिंग प्लांट्स की बात करें, वो सब क्या करते हैं, एयर को अशुद्ध करते हैं, है ना। वो सारे एयर पोल्यूशन के कॉजेज हो जाते हैं और सोर्सेज हो जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं और बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो अलग अलग सोर्सेस से निकलते हैं और अलग अलग इम्पैक्ट डालते हैं। फर्स्टली कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, इट्स कॉल्ड दम घोटू गैस। ये क्या कहलाती है? इसकी वजह से दम घुटता है और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। फ्यूल कंजप्शन फ्रॉम इंजन्स एंड व्हीकल्स reduce the amount of oxygen, aggravates हार्ट डिजीज एंड चेस्ट पेन, है ना, जो छाती का दर्द है या फिर हार्ट डिजीज जो हृदय रोग हैं वो इससे हो जाते हैं। लेड जो पीबी है वो भी है, ये हमारे मानसिक समस्या को, सॉरी, मेटल रिफाइनरीज एंड अदर मेटल इंडस्ट्रीज वेस्ट बर्नर्स जो है, यानी जो मेटल रिफाइनरीज हैं, है ना, जो धातु वाला काम जहाँ पे होता है वहां से ये सोर्सेज मिलते हैं इसके। और क्या करते हैं, ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, हमारे बौद्धिक क्षमता को कम कर देते हैं, आईक्यू लॉस हो जाता है ना, कार्डियोवास्कुलर एंड रेनल इफेक्ट इन एडल्ट्स, इफेक्ट रिलेटेड इन एनीमिया, है ना, ये सारे कॉजेज इसके इम्पैक्ट जो हैं हो जाते हैं। फिर हम NO2 की बात करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है? फ्यूल कंजम्पशन से होता है ना, और लकड़ी के जलने से होता है। लंग डिजीज लीडिंग द, जो हमारे फेफड़े की समस्याएं हैं वो इससे उत्पन्न हो जाती हैं। फिर हम बात करेंगे पर्टिकुलेट मैटर, है ना, ये क्या करता है? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, फार्मिंग इंडस्ट्रीज से निकलता है ना, रोड कंस्ट्रक्शन से निकलता है, और ये भी हमारे फेफड़े और हृदय को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ये भी एक मेन फैक्ट है जो फ्यूल कंजप्शन से निकलता है, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज से निकलता है और अस्थमा जैसी बीमारियां उत्पन्न करता है। वाटर पॉल्यूटेंट्स की बात करेंगे, वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे। इसमें क्या होता है? ये भी वही है हमारा, इसमें लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, ये जो हमारे जो तालाब हैं उन सब को, जल को, groundwater without treatment very often by human activities which leads to harmful effect, इनको हम प्रभावित कर रहे हैं और इनसे हमें ही उस जल प्रदूषण के कारण भी हमें है ना, और इसके प्रभाव भी हम ही पे हो रहे हैं। नेचुरल सोर्सेज की बात करेंगे, इसमें क्या हो जाता है? पौधों जानवरों की संरचना, ज्वालामुखी विस्फोट, तटीय चट्टान का कटाव, भूस्खलन और लैंडस्लाइडेड, है ना, ये सारे इसमें शामिल है। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की बात करें तो इसमें उद्योग जो है, उद्योग, शहरी जो समस्याएं हैं, कृषि और सांस्कृतिक स्रोत भी शामिल हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन में क्या होता है? जो भूमि है उस पर, भूमि पर जो बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं जो हम फार्मिंग में यूज करते हैं, वो केमिकल क्या करते हैं? वो भी हमारे जो हमारी पृथ्वी है, भूमि है, उसको प्रभावित करते हैं, जो हम फार्मिंग वाले में देख लेते हैं, एग्रीकल्चर सोर्सेज की बात कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट वन क्या है? एसेज, यानी जो राख वाले जो समस्याएं हैं, ठोस ईंधन को जलाने के बाद जो अवशेष बचता है उसको राख कहा जाता है, और ये भी क्या करती है? लैंड पोल्यूशन की लिए जिम्मेदार है। नॉइज पोल्यूशन की बात करते हैं, साउंड, डीजे, हॉर्न, जो हमारे जो कार, बाइक और हेलीकॉप्टर हैं, इन सब से जो निकलने वाला जो ध्वनि है वो हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट को प्रभावित करती है। इसके सोर्सेज हैं, है ना, जो गैजेट्स लाइक टीवी, लाउड स्पीकर, ग्राइंडर, मिक्सर, ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, कूलर, ये सारे हैं। सोशल इवेंट्स की बात करते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं जहाँ साउंड, डीजे वगैरह यूज होता है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज की बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस, कंस्ट्रक्शन साइट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो एरोप्लेन में सबसे ज्यादा ध्वनि होती है ना, तो सबसे जो बड़ा ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ट्रेन्स, ओवर द ग्राउंड, ग्राउंड ट्रेन्स, व्हीकल ऑन रोड, ये सारे नॉइज पोल्यूशन के कॉजेज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे डिजीज क्या होती है। अस्थमा होता है, लंग कैंसर होता है। वाटर पोल्यूशन, सॉरी, एयर पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से डायरिया, कॉलरा होता है। नॉइज पोल्यूशन से हियरिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं हमारी इन सारे पोल्यूशन से होती हैं, तो बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात करेंगे जो रीजनल और ग्लोबल है। अब हम उन इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात करते हैं जो वैश्विक समस्याएं हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, desertification, deforestation, and loss of the planet's biological diversity, and the transboundary movements of hazardous waste and chemicals,
are very important environmental problems that touch every nation and adversely affect the lives and health of their population. यहाँ पे अगर हम बात करें, दो तीन फैक्ट हमारे पास हो गए। एक तो ओजोन परत का पे जो नुकसान हो रहा है, इससे यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से, है ना, जो नुकसान हो रहा है, ओजोन का जो क्षरण हो रहा है ना, जो फ्रिज और एसी से निकलने वाली जो गैस है, उससे ओजोन परत की को समस्या हो रही है ना। जो हमारा डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, कम वर्षा से या पेड़ों की कटाई से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, वो एक वैश्विक समस्या है ना। वनों की कटाई से ग्रह की जैविक विविधता, जो यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो उसको नुकसान हो रहा है ना। और खतरनाक अपशिष्टों और रसायनों की सीमा पार जो गतिविधियां हो रही हैं, जो अनकंट्रोलेबल हैं, वो सारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स में या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हो रही हैं। तो उन सभी को हम ग्लोबल या रीजनल एनवायरमेंटल इश्यूज के अंतर्गत रखते हैं, है ना। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो भी क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब हम इसमें बात करते हैं कौन कौन से इश्यूज हैं जो हमारे रीजनल और ग्लोबल रूप में आते हैं। देखते हैं, फर्स्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, यहाँ से भी जो पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ रहा है। ओजोन डिप्लीशन एंड डिस्ट्रक्शन, डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर, वनावरण में तीव्र कमी। इसके बाद में हम बात करेंगे डिक्लाइनिंग ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता की समस्या, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन पोल्यूशन, लैंड डिजर्टिफिकेशन, जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, मरीन पोल्यूशन एंड डैमेज, समुद्री प्रदूषण जो हो रहा है जिससे क्षति हो रही है, या जो पूरा जो आर्थिक व्यवस्था है, या जो उसके समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं और वनस्पतियां हैं, उनको जो समस्याएं हो रही हैं। नेक्स्ट क्या है, वाटर पोल्यूशन एंड फ्रेश वाटर रिसोर्स शॉर्टेज, तो जल प्रदूषण और मीठे पानी के संसाधनों की जो कमी हो रही है, वो भी एक वैश्विक समस्या के रूप में निकल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ लिक्विड वेस्ट। हम जब डिस्कशन कर रहे हैं तो पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपको निश्चित है मिलते ही हैं। टाइप्स ऑफ लिक्विड वेस्ट, और ये सारे टॉपिक्स जानने के लिए आप बने रहे हमारे चैनल में, जिसमें आपको सब्सक्राइब वाला बटन जरूर क्लिक करना है ना। सब्सक्राइब करते रहें और साथ साथ में अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे और शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। टाइप्स ऑफ लिक्विड वेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, इन्फेक्शियस वेस्ट, रक्त और शरीर के तरल पदार्थ, तो क्या कहते हैं, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। लैब का जो वेस्ट है ना, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो प्रयोगशाला में समस्याएं होती हैं, जैविक त्याग किए गए टीके, संस्कृत व्यंजन और उपकरण, ये जितने भी समस्याएं हैं, ये क्या करती हैं, ये भी एक लिक्विड वेस्ट का फॉर्मेट में आती हैं। केमिकली हेजार्डस, जो रासायनिक रूप से जो खतरनाक है ना, इसमें पैथोलॉजी, लैब, ऑटोप्सी, डायलिसिस, एम्बल्मिंग, इससे प्राप्त होने वाले जो चीजें हैं, वो भी समस्याएं उत्पन्न करती। ठीक है, जिसमें लेड है, मैंने आपको बताया था, लेड भी एक तरीके का पोल्यूटेंट है ना। इसके बाद में सॉल्वेंट्स हैं, फिर रेडियोधर्मी समस्थानिक हैं, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। तो ये सारे तथ्य लिक्विड वेस्ट के रूप में आ जाते हैं। और इसके बाद में हम बात करेंगे ई वेस्ट। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, जिसको हम ई कचरे के रूप में कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या है, क्योंकि हम इस समय टेक्नोलॉजी बहुत सारी विकसित कर रहे हैं, कंप्यूटरीकरण बढ़ रहा है, मशीनीकरण बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होता है, ई वेस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दैट आर अनवांटेड, नॉट वर्किंग एंड नियरिंग और एट द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ, है ना। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसका काम खत्म हो रहा है, जब अनयूजफुल हो जाता है या लास्ट स्टेज में हो जाता है, तो वो ई वेस्ट हो जाता है। जैसे कंप्यूटर्स हैं, टेलीविजन हैं, वीसीआर है, स्टीरियोज है, कॉपैड्स है, फैक्स मशीन है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, जब वेस्ट होगा तो आपने देखा होगा इसका एक बड़ा गट्ठर बन जाता है, जो एक ग्लोबल प्रॉब्लम भी बन रही है, जिसमें प्लास्टिक्स यूज होते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें जो होती हैं जो जिनको रिफाइनरी नहीं की जा सकती, है ना, तो वो भी एक तरीके का ई वेस्ट हो जाता है। We also have something else today, a term of for this issue. After several terms got suggested, including
डिजिटल रबिश, इसको हम और क्या कह सकते हैं, डिजिटल बकवास भी कह सकते हैं, जो इस समय भी ये समस्या उत्पन्न हो रही है। A conscious formed around the simple word e-waste, और इसको हम e-waste से डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, ई वेस्ट, या हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कचरा कह सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो हम इसको ई स्क्रैप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ई स्क्रैप, है ना, एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रॉनिक्स। किस तरीके से कहेंगे, एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रॉनिक्स आर टर्म्स ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब used electronics that are nearing the end of their useful life and are discarded, donated or given a recycler। ठीक है, यानी जिनका दोबारा से प्रयोग हो सकता है, प्रयास करना चाहिए, है ना, कि उनको यूज किया जाए, है ना, और रिसाइकल कर दिया जाए। E-waste is a term used to cover items of all types of electrical and electronic equipment। ट्रिपल की बात करते हैं, ई वेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। ठीक है, इस तरीके के जो भी पार्ट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज करने के द्वारा भी उनको हम बचा सकते हैं और ई वेस्ट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल एंड एनर्जी सोर्सेज, प्राकृतिक जो ऊर्जा के जो रिसोर्स हैं उन पे बात करेंगे। सबसे करंट में अगर वैश्विक समस्याओं से निपटना है तो इससे बेहतर कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी को जान लेते हैं। कहा जाता है कि एनर्जी जो है वो जिसका जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, जिसको एक रूप से, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज किया जा सकता है। दो तरीके के एनर्जी सोर्सेज है हमारे पास, नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करेंगे और इन सभी पे चर्चा करते हैं हम आकर के। रिन्यूएबल सोर्सेज इज द नेचुरल रिसोर्स दैट कॉजेज नो इम्पैक्ट ऑन नेचर। जो नवीनीकरण स्रोत हैं उनका हमारे प्रकृति पर कोई प्रभाव या कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत जो है प्रकृति में हमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और टिकाऊ भी है। इन संसाधनों की प्राकृतिक रूप से पूर्ति की जाती है और ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। इसमें आते कौन कौन से हैं, है ना, सोलर एनर्जी की बात कर लेते हैं, इसमें हम जियोथर्मल एनर्जी की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम अगर विंड एनर्जी की बात करते हैं जिसमें पवन चक्कियां लगाई जाती हैं और बिजली बनाई जाती है। बायोमास एनर्जी की बात कर सकते हैं इसमें, और हम टाइडल एनर्जी की बात या हाइड्रो पावर एनर्जी की बात भी इसी में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करेंगे, तो वो क्या है, cause impact on an impact on nature and are a limited supply source। ये क्या है, ये लिमिटेड है, इनके एक सीमित आपूर्ति के स्रोत हैं और गैर नवीनीकरण स्रोत पृथ्वी से निकाले जा सकते हैं, समय बीतने के साथ ये समाप्ति हो सकते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, या फिर जो परमाणु ऊर्जा है, हाइड्रोकार्बन गैस के तरल पदार्थ हैं, ये सारे क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल है ना। हमने एक फिगर के माध्यम से यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है, विंड एनर्जी, है ना, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर और जियोथर्मल पावर, सोलर, ये सारे फैक्ट जो है रिन्यूएबल में है, नवीनीकरण में है, और नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाए। सोलर एनर्जी की बात करते हैं, सबसे बढ़िया जो सिस्टम है इस समय वो यही है कि एक सूर्य इसका प्राथमिक स्रोत है और इससे जो काम लिया जाता है वो हमें हमारा क्या है, इससे हम सोलर पावर से, ये देखिए आप फोटोज देख रहे होंगे, है ना, जो सोलर एनर्जी से विद्युत बनाई जाती है और जिसके लिए जो गवर्नमेंट है, हर एक कंट्री गवर्नमेंट बहुत बेहतर प्रयास कर रही है जो इसकी जो बिजली है इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विंड एनर्जी, पवन चक्कियों की बात करेंगे। आप ये देख रहे होंगे बहुत लंबे लंबे पोल होते हैं, एक पंखा लगा होता है उसमें, है ना, इस तरीके से, और वो क्या करता है, वो हवा से घूमता रहता है। आपने राजस्थान वाले डिजर्टेशन जहाँ पे है वहां पर इसको देखा होगा, जहाँ तेज हवाएं चलती हैं
वहां पर पवन चक्कियों का काम होता है। और ये क्या करते हैं, ये देख रहे होंगे आप, ये घूमती हैं और इनसे हम बिजली बना सकते हैं। तो इसमें जो टारगेट है वो क्या है, ग्रिड इंटरेक्शन के लिए पवन ऊर्जा की संभावना लगभग 3,02,251 मेगावाट स्थापित करने के लिए संभावित क्षेत्रों में 2% की भूमि जो है वो उपलब्ध कराई गई है। और 80 मीटर हब ऊंचाई तक 200 डब्ल्यू वर्ग मीटर से अधिक पवन ऊर्जा घनत्व होने पर अनुमान लगाया जाता है कि 9 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर पे हमें बिजली उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं, इसके लिए 2% जो भूमि है संभावित क्षेत्रों में वो दी जा रही है, और यहाँ पर 9 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर में बिजली उत्पादन किया जा रहा है। बायोमास बायोफ्यूल्स की बात करते हैं तो इसका भी अपना यूज है। पौधे बायोमास का उत्पादन करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सौर ऊर्जा को ठीक करते हैं, है ना, उसका प्रयोग करते हैं। यह बायोमास ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न रूपों का उत्पादन करने के लिए विभिन्न चक्रों से होकर गुजरता है। ठीक है, और उदाहरण के लिए पशुओं के चारा जो के बदले जो गोबर बनता है, खाना पकाने के लिए कृषि अपशिष्ट आदि का उत्पादन करता है, उन सारी चीजों को हम बायोमास के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, और वर्तमान जो भारत की क्षमता है वो लगभग 500 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है जो अनुमानित है। और बायोमास की उपलब्धता 120 से 150 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष जो है इसमें शामिल है। वाटर एंड जियोथर्मल की बात करते हैं। वाटर की बात करेंगे तो इसमें क्या है, समुद्र में बहता पानी जो ज्वार भाटा के रूप में आता है ना, उससे भी हमें बिजली का उत्पादन होता है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में रखते हैं। भारत 1,45,320 मेगावाट की जो क्षमता है वो जल विद्युत से संपन्न कराता है। ठीक है, इसके लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, आप ये देख रहे होंगे। देश में लघु जल विद्युत की अनुमानित जो क्षमता है वो 15,000 मेगावाट है। अक्टूबर 2021 की बात करें तो लघु पन बिजली परियोजनाओं में 3 मेगावाट तक इसको स्थापित किया गया है, और ये क्षमता 4821 से 0.81 मेगावाट तक पहुंचाई गई है। ठीक है, ओशियन एनर्जी की बात करते हैं, जो महासागरीय ऊर्जा है, जो 70% हिस्से को कवर करती है। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो इस अर्थ का महासागरीय ऊर्जा 70% जो क्षेत्र है वो कवर करती है। ठीक है, और वर्तमान में इसका उपयोग किया जा रहा है। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, जो 12 घंटे में ज्वार भाटा होता है, कम ज्वार और उच्च ज्वार से पानी की ऊंचाई में अंतर संभावित ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो पृथ्वी की पपड़ी में संग्रहित एक ऊष्मा है ना, जो और इसके लिए प्रत्यक्ष ऊष्मा का अनुप्रयोग भी हम कर सकते हैं जो एनर्जी सोर्सेस के रूप में रहता है। इसरो द्वारा किए गए विभिन्न संसाधन मूल्यांकन ने 7 भूतापीय प्रांतों में 11 राज्यों में लगभग 340 हॉट स्प्रिंग में फैले संभावित 10,600 मेगावाट की स्थापना की है। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग पहले संभावित 11 राज्यों में इसका प्रयोग किया गया, भूतापीय ऊर्जा को निकालने का प्रयास किया गया है। जियोथर्मल पावर की उपलब्धता सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल बिजली है ना, इन सब सोर्सेस में सबसे महत्वपूर्ण है, जो 24/7 के आधार पर होती है, हमेशा होती है। जो पन बिजली और सौर पीवी में सूर्य की पर निर्भरता जैसे 6 से 7 सर्दियों के महीनों के दौरान जलवायु की गंभीरता से प्रभावित नहीं होती, तो ये इसकी मुख्य गुणवत्ता है। नेक्स्ट हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, जो रीजनल भी हैं और ग्लोबल भी हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम आया है ना, और इसके माध्यम से केंद्र सरकार को यह स्थापित करने का अधिकार देता है कि धारा 3 के तहत पर्यावरण प्रदूषण को उसके सभी रूपों में रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों के लिए विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने का जिम्मेदार है। ठीक है, अधिनियम में अंतिम बार 1991 में संशोधन किया था, तब से यह जो अधिनियम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वो लगातार काम कर रहा है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईपीए हम इसके देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए का मतलब कुछ और नहीं है, अच्छे से समझ लीजिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, और एक्ट, यही है इसका फुल फॉर्म। उद्देश्य क्या है? द चीफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आर लिस्टेड बिलो।
ये सारे नीचे लिखे हुए हैं। स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करना। जो ग्लोबल लेवल पे जो निर्णय लिए गए थे स्टॉकहोम समझौते में, उन सभी को लागू करना है। क्रिएशन ऑफ अ गवर्नमेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट इंडस्ट्री दैट कैन इशू डायरेक्ट ऑर्डर्स इंक्लूडिंग क्लोजर ऑर्डर्स। जितने भी उद्योग हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी को गवर्नमेंट से गाइडलाइन फॉलो करनी होगी, है ना। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमित कानूनों को फॉलो करना होगा। ये सारे ईपीए के अंतर्गत आते हैं, है ना। और पर्यावरण के सतत विकास में इसको संलग्न किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का संरक्षण भी प्राप्त कराना है। ठीक है, ये अनुच्छेद संविधान का जो 21 है उसमें इन सब चीजों की पर्यावरण की चर्चा की गई है, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। कुछ और छोटे छोटे एक्ट आए जिनसे नई नई जो सुधार किए जा सकते हैं, या विश्व स्तर पर जो समस्याएं थी उनको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। और उसमें विश्व के बहुत सारे जो देश हैं वो शामिल हुए। भारत ने भी उसमें अपनी जो प्रेजेंस है वो दी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, जिसमें वियना कन्वेंशन है। सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर 1986, ओजोन परत के लिए इसमें काम किया गया। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया, जिसमें भारत ने अपनी सहभागिता दी। बॉस्टन कन्वेंशन जो ट्रांस बॉडी मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट के बारे में था, जो 1989 में आया, इसमें भी भारत ने शिरकत की। रॉटरडम कन्वेंशन 1998, स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंस ऑर्गेनिक वॉलेटेंट पीओपीज के लिए है ना, जो कार्बनिक प्रदूषकों पर रोक लगाता है। यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी 1992, यहाँ पे भी भारत अपने शिरकत करता है। कन्वेंशन ऑफ ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन 1994। ये सारे जो हैं समझौते, इसमें भारत शामिल हुआ। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज NAPCC इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम, जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया कब, 2008, टू मिटिगेट एंड अडॉप्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्या करता है, पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, अनुकूल बनाने में के लिए शुरू किया गया। ये क्या है, 8 सब मिशंस 2008 में इसके 8 जो मिशन हैं वो लॉन्च किए गए। The plan aims at fulfilling India's developmental objectives with focus on reducing emission intensity of its economy। ठीक है, जो भारत के विकासात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बनाया गया। और ये क्या करता है, यह योजना किसी भी समय विकसित अर्थव्यवस्थाओं के नीचे कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर मुख्य फोकस करता है, और इंडिया इस पे बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। जो कार्बन उत्सर्जन है उसको सबसे कम करना, ये प्रयास हर देश का रहता है, जिसमें भारत अव्वल है। मिशन कौन कौन से हैं, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहैंस एनर्जी एफिशिएंसी, जो ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, जो सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन है। ये जल मिशन है, ये हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र को ठीक करने के लिए है। ग्रीन इंडिया मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। एंड 8th पॉइंट, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, एक सामरिक ज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय मिशन चलाया गया, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अब हम इसमें देख लेते हैं NWM नेशनल वाटर मिशन, ये कब लॉन्च किया गया, 2011, और इसमें 20,000 करोड़ का बजट पास हुआ। NMSHE और NMSKCC, नेशनल स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सारे फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। 10 और 14 में लागू किया गया, सामने इसका बजट जो पास हुआ वो लिखा हुआ है। नेशनल सोलर मिशन 2010 में लागू हुआ। NMEE 2010, NMSH 2010, NMSA 2012 और GIM यानी ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में लॉन्च हुआ। ठीक है, तो ये सारे मिशन महत्वपूर्ण हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ओजोन लेयर से संबंधित है। कब पारित हुआ, 16 सितंबर 1987।
और ओजोन लेयर जो है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन डे इंपॉर्टेंट है, ये 16 सितंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है, तभी से। और ये क्या करता है, एक इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1992, है ना, जो 1989 से पूरी तरह लागू कर दिया गया। और तब से इसमें लंदन, नैरोबी, कोपेनहेगन, बैंकॉक, वियना, मॉन्ट्रियल, ऑस्ट्रेलिया, बीजिंग सभी में 9 संशोधन हो चुके हैं 2016 तक। जलवायु अनुमानों के साथ संकेत मिलता है कि 2050-70 के बीच ओजोन परत 1980 के स्तर पर वापस चली जाएगी, जो हमारा एक गोल है। रियो समिट की बात करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चंस आते रहते हैं। रियो डी जेनेरियो में हुआ, जो ब्राजील में है, 3 जून से 14 जून 1992। इसमें 172 सरकारें पार्टिसिपेट करती हैं। 116 जो है वो अपने राज्य सरकार के प्रमुखों को भेजती हैं। UNCED भी कहते हैं इसको हम। रियो समिट 1992, इसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम अर्थ समिट कहते हैं, ठीक है। रियो डेवलपमेंट ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 3 दस्तावेज हैं, इन पर इस शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसकी बात कर लेते हैं, ये भी हमारा इस पूरे टॉपिक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD stems from the growing recognition biological diversity is an asset of tremendous value to present and future generation across the world। ये क्या करता है, भविष्य की पीढ़ियों में जबरदस्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो जैविक विविधता को लेकर के आता है, ठीक है। UNEP यानी राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है ना, वहां से इसमें एक कहा गया कि विकसित और विकासशील देशों के बीच लागत और लाभों को साझा करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ में स्थानीय लोगों द्वारा नवाचार का जो समर्थन है, उसके तरीके और साधनों को ध्यान रखना है। ये हमारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में इम्पोर्टेंट। इसकी हम बात करते हैं तो इसके 10 कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं अक्टूबर 2010 तक इन नगोया, जापान। 193 parties to the convention agreed on the 10th year global strategic plan for biological diversity। 193 देश जो हैं इसमें शामिल हो चुके हैं 2011 तक। 2011 से 20 जैव विविधता के लिए 10 वर्ष की एक योजना बनाई गई और इसमें 20 लक्ष्यों पर काम किया गया। फिर EU रिपोर्ट ऑन CBD, ठीक है, 2014 में दी गई। छठी रिपोर्ट 2019 में दी गई और उसके टारगेट्स को 2020 तक क्लियर किया गया। नगोया प्रोटोकॉल इसी में आ जाता है। नगोया प्रोटोकॉल जो है जापान में अपनाया गया, 12 अक्टूबर 2014 को ये लागू हुआ, ठीक है। 2010 जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी था और इसी दिन CBD का सचिवालय इसका केंद्र बिंदु के रूप में भी रहता है। क्योटो प्रोटोकॉल, कई बार क्वेश्चंस यहाँ से आते रहे हैं। इसकी हम बात करेंगे तो 11 दिसंबर 1997 को आया और ये एक जटिल अनुसमर्थन के लिए था। 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया और इसके पक्षकार के रूप में 192 देश रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटेल्स क्या है। कानूनी रूप से ये बाध्यकारी है। इसमें UNFCCC के सदस्य ही इसके पक्षकार बन सकते हैं। ये UNFCCC के तीसरे सत्र में अपनाया गया। ये सारे तथ्य इससे जुड़े हुए हैं। पेरिस एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, क्लाइमेट चेंज इज ग्लोबली इमरजेंसी दैट गोज बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर्स। ये क्या है, राष्ट्रीय सीमाओं के से परे है। यह एक ऐसा मुद्दा है, पेरिस एग्रीमेंट, जिसके लिए सभी स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वित समाधान की आवश्यकता होती है, ठीक है। पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 2021 में विश्व के नेताओं ने 12 दिसंबर 2015 को ऐतिहासिक पेरिस सम्मेलन में सफलता हासिल की, ठीक है। जो COP 21 को लेकर के था, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस,
ये सारे इससे तथ्य जुड़े हुए हैं, जिसमें जो पृथ्वी का जो तापमान है ना, उस तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करना और वृद्धि को 1.5 डिग्री जो 1.5 है यहाँ तक लेकर के आना, जो पृथ्वी का तापमान बराबर बढ़ता जा रहा है ना। इसमें भी 2018 में केटोवाइस पोलैंड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP24 में सहमति व्यक्त की गई थी, इसको बोलचाल भाषा में पेरिस नियम पुस्तिका भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या कहाँ हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 में इसको अंतिम रूप दिया गया, जो नवंबर 2021 में संपन्न हुआ। ये सारे तथ्य इससे जुड़े हुए हैं। इंटरनेशनल सोलर एलियंस ISA की बात करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसका विजन क्या है? आइए हम सब मिलकर सूर्य को उज्जवल बनाएं। ISA का मिशन विजन क्या है? आइए हम सब मिलकर के सूर्य को उज्जवल बनाएं, लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। ठीक है, इसमें क्या है? एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम। इसका मिशन क्या है? सभी घरों में बिजली पहुंचाना। हेडक्वार्टर इसका क्या है, कहाँ है? इंडिया में है, गुरुग्राम में है ना। और इसके मेंबर्स कौन कौन से नेशन हैं? 106 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो साइन करते हैं। और इसमें यूनाइटेड स्टेट जो है आर एलिजिबल टू ज्वाइन द ISA। ठीक है, और संयुक्त राज्य के सभी देश जो हैं वो इसे शामिल करने ज्वाइन करने के योग्य हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA जो है सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये सूर्य के लिए सारे नियम हैं और भारत के गुरुग्राम में इसका सेंटर है वो बनाया गया है। इसके उद्देश्य क्या है? लागत प्रभावी और परिवर्तनकारी सौर ऊर्जा समाधान विकसित करना चाहता है ना। यानी सूर्य का जो सोलर एनर्जी है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया है। इसमें क्या किया गया है? 4 प्राथमिकता वाले हैं क्षेत्र। वो क्षेत्र क्या क्या है? विश्लेषिकी और वकालत यानी एनालिटिक और एडवोकेसी, क्षमता का निर्माण, प्रोग्रामेटिक सपोर्ट और तैयारी सक्षम करने वाली गतिविधियां, है ना, जो अनुकूल वातावरण बनाने का काम करती है। राष्ट्रीय सौर मिशन की बात कर लेते हैं। इट इज पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये क्या है? राष्ट्रीय सौर मिशन जो है नेशनल सोलर मिशन के बारे में है। इसका PDF अगर आपको प्राप्त करना है तो हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। इसमें लक्ष्य कौन कौन से हैं? यह वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। इसमें क्या होगा? गैर जीवाश्म ईंधन, ये एक मेन फैक्ट है। इस पर आधारित ऊर्जा से चलने वाले लगभग 40% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित किए जाएंगे और 2005 के स्तर से घरेलू सकल उत्पाद की उत्पादन क्षमता को 33 से 35% तक कम करने का प्रयास किया गया है और ये लक्ष्य 2030 तक रखे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए सोलर एनर्जी के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इसको प्रयोग किया जाए और गैर जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने की ओर बल दिया जाए। इसके लिए क्या किया गया? सोलर पार्क योजना बनाई गई, जहाँ पर एक पार्क के सिस्टम में सोलर एनर्जी वाले जो पैनल्स हैं वो लगाए जाएंगे। कैनाल बैंक और कैनाल टॉप योजना, बंडलिंग योजना, ग्रिड कनेक्टर सोलर रूफटॉप योजना। ठीक है, जो सोलर रूफटॉप है उसको सीधे सीधे ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाए और उस एनर्जी को यूज किया जाए। यानी अगर कोई फार्मिंग वाली जमीन है, किसी कृषि वाला काम है हो रहा है, तो वहां पर भी सोलर पैनल लगा करके उस एनर्जी को सीधे ग्रिड से कनेक्ट कर देना, ये भी इसका काम है, जिससे बिजली का उपयोग किया जा सके। ये सारे तथ्य यहाँ से जुड़े हुए थे, आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए। कंप्लीट मैंने यहाँ पे आपका लोक विकास, पर्यावरण, है ना, पीपल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल PDE जो है कंप्लीट करा दिया। एक यूनिट यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। सारे मास्टर वीडियोस में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको एग्जाम में मदद करेगी। आप बने रहे हमारे चैनल ग्रेजुएट हब में और आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे चैनल को शेयर अवश्य करें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू क्लास।